बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका। तो चलिए हम अब राजस्थान में संभावनाओं की बात कर रहे हैं, राजस्थान के विजन की बात कर रहे हैं, राजस्थान में प्रगति की बात कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है सार्थक चर्चा होना, लेकिन उससे पहले चाहूंगी जोरदार तालियां यहाँ पे बजाई जाए ताकि इस मंच का जो उत्साह है वो बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास पैनल की। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख हम करते हैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से आपका। जोरदार तालियां यहाँ पे बजाई जाए। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं राजीव अरोड़ा जी, जो कि लघु उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है। बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका भी। सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी, मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि हम देखिए बात राजस्थान के विकास की कर रहे हैं, चुनावी साल है, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर राजस्थान को आप किस तरीके से आगे प्रगति के पथ पर ले जाएंगे, राजस्थान को आप किस तरीके से वैश्विक स्तर पर ऊंचाइयां प्राप्त करवाएंगे, इसके बारे में आपका विजन जानना चाहूंगी। देखिए, मैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन होने के नाते राजस्थान खास तौर पे टूरिज्म का राजस्थान पर्याय है। पूरी दुनिया में हर टूरिस्ट राजस्थान आना जरूर चाहता है। राजस्थान टूरिज्म का आने वाला समय है वो बहुत ही ब्राइट है। जीडीपी में राजस्थान के जो जीडीपी है उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। पहली बार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब ने बरसों से मांग चली आ रही थी, बरसों से, कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये पिछले 30-40 साल से मांग चली आ रही थी, कभी पूरी नहीं हुई, किसी भी सरकार ने नहीं की। इस बार टूरिज्म को, होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य है। क्या फ़ायदा हुआ इससे? दर्जे से फ़ायदा क्या हुआ? जो होटल, छोटी होटल भी है, चाहे वो 15 कमरे की है और चाहिए रेडिसन जिसमें आप बैठे हैं, चाहे 100 कमरों की होटल हो, मिनिमम इसमें इंडस्ट्री का स्टेटस करने पे होटल जो कॉमर्शियल बिजली का बिल आता था, कॉमर्शियल, अब वो औद्योगिक बिजली का बिल आ गया है। औद्योगिक की जो टैरिफ है वो बहुत कम है। उसके अलावा जो टैक्सेज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स से लेके कई टैक्सेज हैं, उसमें उनको वो छूट हुई है। कुल मिला के जो हमने कैलकुलेट किया, आप इस होटल के ओनर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे, मेरी बात को पुष्ट कर देंगे। 15 से 20 कमरों की होटल को भी 20,000 रुपये प्रति महीने उद्योग का दर्जा देने से उसको फ़ायदा हुआ है। अगर वो होटल रेडिसन जैसी है, इस होटल को मेरा अनुमान है कि 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह का इस होटल को फ़ायदा हुआ है। अब आप बताइए, जितने भी राजस्थान में होटल हैं, ये जो बेनिफिट हुआ है उनको सीधा, जब होटल का फ़ायदा हुआ है तो आप अंदाज ये लगा सकते हैं कि आने वाला समय यहाँ होटलें और खुलेंगी। और जो होटल का मालिक था, अब वो, उनका सम्मान भी इतना बढ़ गया है कि वो उद्योगपति बन गए हैं। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा फैसला हमारी सरकार ने किया है कि गांव-गांव में होटल, मोटल, मिडवे, रेस्टोरेंट ये खुले। इसके लिए अब रूरल टूरिज्म पॉलिसी लेके आई सरकार, ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी लेके आई। उसके तहत कोई भी व्यक्ति गांव में अगर होटल खोलता है, रूरल एरिया में खोलता है, रिमोट एरिया में खोलता है, अब उसको एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर के जो है चक्कर लगाने पड़ते थे कन्वर्जन के लिए, अब वो कन्वर्जन से फ्री कर दिया है। केवल डायरेक्टर टूरिज्म के यहाँ एक एप्लीकेशन लगानी है कि मैं फलां जगह, ये मेरी इतनी ज़मीन है, उस ज़मीन में एक नक्शा बना के और वो पेश कर दे। 21 दिन के अंदर अंदर उनको या तो परमिशन दे देगा डिपार्टमेंट टूरिज्म, नहीं देगा तो वो स्वतः ही परमिशन मानी जाएगी। मतलब आपने टाइम लिमिट को यहाँ पे कम कर दिया, प्लस जिस तरीके से लोगों के पास जाना पड़ता था उन चीजों को आपने यहाँ पे कंट्रोल किया। तो एक तरीके तो ये दो बड़े फैसले मैं बताए। तो इससे क्या हुआ
कि गांव में अब होटल मोटल मिडवे रेस्टोरेंट खुलेंगे तो गांव के बच्चों को एक तो रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा है कि जो माइग्रेशन था, गांवों के बच्चे शहर में रोजगार के लिए आते थे, तो उससे एक तो रोजगार का बहुत बड़ा, जो चूंकि अभी पूरे देश में दुनिया में जो समस्या है वो बेरोजगारी की है, तो ये बेरोजगारी को कम करने का सबसे बड़ा काम है। तीसरा, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी हमारी सरकार पहली बार लेके आई है कि कोई भी राजस्थान में आके अगर फिल्म बनाएगा उसमें अप टू 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी राज्य के खजाने से उनको मिलेगी। तो फिल्म प्रमोशन है, गांव-गांव में होटल खुलेगी और होटल को इंडस्ट्री का दर्जा ये देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। आरटीडीसी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, एक ज़माना था कि आरटीडीसी के बारे में ये धारणा बन गई थी, पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी उन्होंने आरटीडीसी को बंद करने का मोटा मोटी फैसला कर लिया था। आरटीडीसी का आज किस जगह पहुंच गई है आप लगाएंगे पता। पहली बार 1500 करोड़ का बजट, 1500 करोड़ भारत सरकार ने पूरे देश के लिए, पिछला जो बजट में जो अनाउंसमेंट किया 2400 करोड़ था, 1500 करोड़ राजस्थान में टूरिज्म डेवलपमेंट फंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंसमेंट किया और उसको लागू भी कर दिया है। हमारी जितनी भी आरटीडीसी की होटल हैं, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 10 बड़ी होटल जिनमें गणगौर पास में ही है, तीज पास में ही है, आप सवाई माधोपुर में जाके आइए, झूमर बावड़ी। एक बार मैं जितने भी गेस्ट यहाँ आए हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सवाई माधोपुर जो जंगल में सफारी करने, टाइगर देखने, आप भी जाइए वहाँ। और आप, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन भी दे रहा हूँ आज में खुले मन से, शुक्रिया, कि वहाँ आप जाएंगे तो जंगल के अंदर, यानी जंगल के अंदर आधा किलोमीटर अंदर होटल है तो वो आरटीडीसी की है। और वो होटल को इतना बड़ा जीर्णोद्धार करके हमने उसको चालू कर दिया है कि शायद ही राजस्थान में, देश में इतनी अच्छी लोकेशन पे कोई होटल हो। अलवर में सिलीसेड है, हमारी सरिस्का में टाइगर डैन है, उदयपुर में हमारी कजरी है, बीकानेर में ढोलामारू है, जोधपुर में घूमर है, माउंट आबू में शिखर है, अजमेर में खादिम है, पुष्कर में पुष्कर सरोवर है। ये तमाम होटलें जो है वो वापस एकदम चल गई हैं। और न केवल चल गई है, आरटीडीसी का कर्मचारी है उसकी आंखों में चमक आ गई है कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस का फैसला, बहुत बड़ा फैसला किया है, जो हमारे राजस्थान स्टेट से मॉडल स्टेट बना। और उसके बाद हमने आरटीडीसी में भी वही ओपीएस का फैसला कर्मचारियों के लिए दे दिया है। पैलेस ऑन व्हील जो हमारे राजस्थान की और देश और दुनिया में एक सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है। पैलेस ऑन व्हील कोरोना के टाइम में बंद हो गई थी, खड़ी हो गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पैलेस ऑन व्हील फिर पटरी पे आएगी। आपको मुझे बताते हुए खुशी है, पैलेस ऑन व्हील को न केवल हमने चलाया बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा का उसमें मुनाफा भी कमाया है। ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा। तो 2030 जो आने वाला है वो 2030 राजस्थान के लिए, टूरिज्म के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक ऐसा राजस्थान बनेगा। और अगर आपको विकास का मॉडल देखना है राजस्थान का तो आप कोटा जाइए, कोटा का चंबल रिवर फ्रंट देखिए, कोटा का सिटी पार्क देखिए, कोटा का विकास, जो शहर का जो रेड लाइट फ्री कोटा हुआ है वो देखिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे धारीवाल जी का जो ये सपना था वो साकार हुआ और हमारी सरकार भी रिपीट होगी। आप देखेंगे कोटा जैसा, पूरा हर शहर को कोटा जैसा बनाएंगे हम। ये हमारा विजन 2030। चलिए, बहुत मेगा प्लान आपने तैयार किया है। और देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम विकास की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में भी वो विकास हो। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। और कहीं ना कहीं वो संभावनाएं साफ तौर से आपके विजन और आपके प्लान्स में दिख भी रही है। ठीक है, अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राजीव अरोड़ा जी, अब मेरा सवाल आपसे होगा सर कि राजस्थानी हस्तशिल्प और दस्तकारी जो है वो पूरी दुनिया में देखिए मशहूर है। अब इसको आप किस तरीके से अपनी उपलब्धियों को गिनाना चाहेंगे? आगे इसको लेकर आपके क्या प्लान्स है? किस तरीके से इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा सर? देखिए, पहले तो बात मिशन 2030 की है और मिशन 2030 एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक सपना है। वो जैसे एक चित्रकार पहले कैनवस के ऊपर ड्राइंग बनाता है, उसके बाद उसमें रंग भरता है, ऐसे ही उन्होंने एक विकसित राजस्थान का सपना देखा है। और अगर 21वीं शताब्दी को हिंदुस्तान की शताब्दी बनाना है आज से 20-25 वर्ष बाद, तो न केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्यों को एक आगे का रोड मैप बनाना पड़ेगा। और वो ही रोड मैप अशोक गहलोत जी ने बनाया है और इसीलिए उन्होंने जो मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा है उसमें राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं क्योंकि राजस्थान लघु उद्योग निगम का चेयरमैन हूँ,
आप जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, बताऊं 1961 में ये कॉरपोरेशन बना था और पिछली सरकार के अंदर करीब करीब जैसे सभी कॉरपोरेशंस को बंद करने की नौबत आ गई थी, इसकी भी नौबत आ गई थी। पिछले 2 वर्षों में पूरे 62 साल में 61 साल में सबसे ज़्यादा लाभ राशिको को हुआ है 2 साल में। जो लाभ हुआ था उसको अगले साल मैंने ही उसको तोड़ा है। तो हस्तशिल्पियों के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए राज्य सरकार ने इतनी सारी नीतियां बनाई हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर पूरे देश में उसका एक स्थान है। जोधपुर का फर्नीचर आपको मालूम है, सांगानेर की बगरू की यहाँ की छपाई हमको मालूम है, कहीं पर रजाई बनती है, कहीं पर जूते बनते हैं। उन सब को एक स्थान प्राप्त कराना, उनकी मार्केटिंग करना, हम लोगों ने नई स्कीम शुरू करी ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अभी मैंने दिल्ली के अंदर उसका उद्घाटन करा, उसकी विंडो का। हर जिला, पहले 33 जिले थे, फिर 50 हो गए, अब 3 जिले और मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिए हैं, 53 जिले हो गए। हर जिले का एक प्रोडक्ट होएगा जिसको प्रमोट करा जाएगा, उस क्षेत्र का वो प्रोडक्ट जिसके बारे में वहाँ पे पारंपरिक रूप से कारीगर रहते हों। कहीं हो सकता है पॉटरी मेकिंग होती है, कुम्हार होते होंगे, कहीं पे मूर्ति कला अच्छी है। जयपुर के अंदर 2 प्रोजेक्ट चुने गए हैं, एक ब्लू पॉटरी और एक जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इनको विशेष रूप से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं अभी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी चेयरमैन हूँ। हमने पिछले 1 वर्ष के मेरे कार्यकाल में पहले 1,30,000 राजस्थान से निर्यातक थे जिनके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर था। हमने एक मिशन शुरू करा कि राजस्थान का निर्माता सामान बना के दिल्ली बम्बई के एक्सपोर्टर को देता था और वहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था। उसको परिवर्तन होना चाहिए, जो यहाँ का छोटा कारीगर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो खुद निर्यातक बने, वो खुद एक्सपोर्टर बने और वहाँ से हमने एक स्कीम शुरू करी, उसको परिवर्तन होना चाहिए। और उसकी वजह से 1 साल में 10,000 नए निर्यातक बने, 10,000। और जब 2018 के अंदर राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार आई थी, हमारा एक्सपोर्ट था 40,000 करोड़ का, और अभी 4 साल बाद एक्सपोर्ट है 78,000 करोड़ का। और ये जब साल खत्म होएगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा 80,000 करोड़ से ज़्यादा। कोई अंदाजा लगा सकता है पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य का इतना दुगना एक्सपोर्ट हो जाएगा अगले 4 साल के अंदर? तो एक्सपोर्ट हो जाएगा 80,000 करोड़ से। पूरे देश के अंदर काम धंधे बंद थे, कारीगर घर पे बैठा हुआ था। तो कोरोना का मैनेजमेंट अशोक गहलोत जी और राजस्थान सरकार ने करा, पूरे देश के अंदर मिसाल बना। मुझे मालूम है कि सीतापुरा के अंदर हमारे बहुत सारी फैक्ट्री हैं, मेरे पास रोज वहाँ से फोन आता था कि सर हम काम करने जाना चाहते हैं। मैंने होम सेक्रेटरी से बात करी, मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने अलाउ करा कि आप बस लेके जाओ श्रमिकों को, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करो और मैन्युफैक्चरिंग चालू रखो। उसका लाभ ये हुआ 1 साल में राजस्थान जब 6 महीने तक मुंबई के अंदर कारखाने नहीं खुले, जेम्स एंड ज्वेलरी का ऑफिस नहीं खुले, तब राजस्थान के अंदर गुड मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस की वजह से कोई ना तो भूखा सोया, ना कोई ऑक्सीजन के कारण मरा, और उत्पादन बढ़ गया। और जो लैंड लॉर्ड किसके के राजस्थान, क्योंकि हमारे पास बंदरगाह नहीं है। उद्योग चलाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए पोर्ट चाहिए। उसको कैसे खत्म करा जाए? राशि को जो है वो राजस्थान में का लॉजिस्टिक फेस है, जहाँ जो एयर कार्गो है एयरपोर्ट के ऊपर उसको हम लोग चलाते हैं। जयपुर जोधपुर से जो इनलैंड कंटेनर डिपो है, जिससे रेलवे लाइन के सामान को कस्टम से अप्रूव करा के भेज सकते हैं, वो हम चलाते हैं। अगर राजस्थान के निर्यातक को ये सुविधा नहीं मिलेगी तो निर्यात कैसे बढ़ेगा? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करा, बजट में उन्होंने घोषणा करी 5 नए आईसीडी आ रहे हैं। 55 के अंदर बाड़मेर में इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल जोन बन रहा है, वहाँ पर नया आईसीडी आ रहा है। बीकानेर के अंदर यहाँ पे ऊन का काम होता है, पापड़ भुजिए का काम होता है, कैमल हाइक का काम होता है, वहाँ पे नया आईसीडी आ रहा है। तो उदयपुर के अंदर सेक्टम शिविर लगा कांग्रेस पार्टी का, 15 दिन यहीं पे था। मैं रोज एयरपोर्ट जाता था, वहाँ हमने बातचीत करी कि उदयपुर के अंदर क्यों नहीं नया एयर कार्गो खोला जाए। फाइल भेजी, आज अप्रूव किया गया है। राजस्थान में जयपुर के बाद अब उदयपुर से एक्सपोर्ट लगा सकते हैं। ये जो परिवर्तन हुए हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, 13 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, जो भी कुछ राजस्थान हुआ था उसके अंदर, और 50% धरातल पे आ गया। किसी भी प्रदेश के अंदर आज तक 50% रिजल्ट नहीं रहा है। राजस्थान बिजनेस समिट राजस्थानी है, ये आने वाला जो भविष्य है
वो राजस्थान का बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। हम दिल्ली के पास है, लैंडलॉर्ड हैं, कि हमारी जो पॉलिसीज है रिप्स 22 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति है, जिसके अंदर आपको एसजीएस की छूट मिलती है, ईएसआईपीएफ की छूट मिलती है। जो लोग नए रोजगार लगाना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना से 25 लाख रुपए का ऋण लेते हैं, 8% आपका इंटरेस्ट का अनुदान वापस मिलता है। 5 करोड़ तक आपको 7% मिलता है, 10 करोड़ तक 6% वापस मिलता है। ऐसी योजना किसी भी देश के पास नहीं है। तो आने वाला समय राजस्थान का है, और राजस्थान तभी 11.4% से देश का नंबर 2 राज्य है जो औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तेलंगाना के बाद में, और नॉर्थ इंडिया में नंबर 1। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं अंगदान से जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान में लिवर किडनी हार्ट ट्रांसप्लांट का काम मेरी संस्था जयपुर फोरम ने शुरू करा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कहने के ऊपर, उनके मोटिवेशन के ऊपर, और अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले 3 अगस्त को 15 दिन की कि हम लोगों को अंगदान राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पे राइट टू हेल्थ है। 15 दिन में 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने राजस्थान में अंगदान की शपथ ली है। विश्व रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड बना है। मुख्यमंत्री जी को हमने विश्व रिकॉर्ड लाके प्रेजेंट करा है। तो ये जो सामाजिक सरोकार है, औद्योगिक क्षेत्र है, जो राजस्थान का जो आम आदमी है उसको स्वास्थ्य मिले, उसको शिक्षा मिले, ये काम राजस्थान के अंदर ही हो रहा है। और देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करना, और यही एक वजह है कि वो जागरूकता आप लोगों ने पैदा की और लोग अब सामने आ रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं, समाज के अंतिम छोर तक वो विकास पहुंचे। टूरिज्म इंडस्ट्री देखिए राजस्थान की काफी ज्यादा मशहूर है, और टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने की भी पूरी कोशिश की गई है। जगह जगह टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान की जो है उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन इसमें सर कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत की काफी अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने हाल ही में जो बजट का यहाँ पे आवंटन किया, जो घोषणा की है, उसको आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और कैसे? मैंने आपको बताया कि 1500 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। 5 जगह माई सेंटर बनेंगे जो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिहाज से है। जैसे सीतापुरा में जो आपने देखा है माइस, ऐसा उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में 5 जगह 100 करोड़ रुपए के माइस सेंटर बनेंगे। 25 करोड़ रुपए प्रत्येक इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स होंगे, वो 5 जगह चिन्हित की है। और ये 5 माइस और 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, ये 10 के लिए हमने भूमि चिन्हित कर ली है, और ये पूरा काम आरटीडीसी के माध्यम से ही हो रहा है। आपको सबसे बड़ी जानकारी भी दे रहा हूँ, आपको खुशी भी होगी कि राजस्थान में जैसलमेर का नाम आते ही एक अलग हमारा मरुस्थल, डेजर्ट की याद आती है। उस एरिया को प्रमोट करने के लिए, चूँकि जो जैसलमेर है, अगर आप देखा हो तो दुबई और जैसलमेर में काफ़ी समानताएं हैं। तो जैसलमेर में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आता है। अब की बार भी जब 31 दिसंबर था तो मैं खुद पैलेस ऑन व्हील ट्रेन लेके और मैं जैसलमेर गया। 31 में जैसलमेर ही थे हम, तो वहाँ 50,000 टूरिस्ट थे जैसलमेर में। उस एरिया को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वहाँ बनेगा। 2000 बीघा में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके लिए हमने जिला कलेक्टर जैसलमेर से ज़मीन भी ले ली है, और उसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, यानी हमने EOI जारी कर दी है। तो राजस्थान का हर जगह, राजस्थान में जितनी खासियतें, मैं अभी हमारे टूरिज्म का एक फेयर था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, तो उसमें मुझे जाने का सरकारी डेलीगेशन गया था, मैं भी गया। हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती गायत्री राठौड़ थी, हमारे MD RTDC थे, और हमारे 2 अधिकारी टूरिज्म के साथ गए थे। तो 168 कंट्री के लोग उस फितूर जो पर्यटन व्यापार मेला था उसमें 168 कंट्री के लोग आए थे। जब राजस्थान की जहाँ हमने स्टॉल लगाई, जहाँ हमारा जो जगह थी, बहुत बड़ा मतलब विशाल पंडाल था, तो वहाँ के जो राजदूत थे, स्पेन के राजदूत जो इंडिया से अपॉइंट थे, मिस्टर दिनेश पटनायक, जब उनको जानकारी लगी
तो 168 कंट्री की अलग अलग स्टॉल थी, इंडिया टूरिज्म की अलग स्टॉल थी, लेकिन इंडिया में कम से कम 15 या 17 स्टेट की अलग अलग स्टॉल थी। राजस्थान टूरिज्म का जब उन्होंने नाम पूछा कि राजस्थान टूरिज्म का भी स्टॉल है, उन्होंने पटनायक जी ने हमारे स्टॉल पे नहीं केवल आया, पैलेस ऑन व्हील के लिए उन्होंने स्पीच दिया कि दुनिया की अगर शाही रेलगाड़ी सबसे अच्छी रेलगाड़ी है वो राजस्थान की आरटीडीसी जो चला रही है पैलेस ऑन व्हील है। और राजस्थान टूरिज्म के बारे में वो सहपत्नी का है, और उन्होंने ये बात शेयर की कि राजस्थान आने का हमारा बहुत मन करता है। बताना ये चाह रहा हूँ कि राजस्थान के प्रति कितना मतलब हम जब राजस्थान का डेलीगेशन था तो सारे कंट्री के लोग राजस्थान के बारे में बहुत जानते थे, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक टूरिस्ट इंडिया में कोई आता है वो राजस्थान जरूर आता है। तो राजस्थान आने वाले समय में टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और अब जो राजस्थान दिख रहा है, देखिए यहाँ पे टाइगर भी है, आप देखेंगे रणथंभौर में, और सरिस्का में यहाँ टाइगर है। आप देखोगे कि यहाँ बर्फ़ भी है, माउंट आबू राजस्थान का है, वहाँ जाओगे तो आपको बर्फ़ भी है। यहाँ जैसलमेर के यहाँ धोरे हैं, जोधपुर की सूर्य नगरी है, जयपुर पिंक सिटी है, उदयपुर झीलों की नगरी है, मतलब। और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ 47-48 डिग्री टेम्परेचर भी है, और यहाँ पे माइनस टेम्परेचर भी है। यहाँ बरसात खूब भी होती है और यहाँ बरसात बिल्कुल भी नहीं होती है। पूरी दुनिया में मेरी जानकारी के मुताबिक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो देशों को मान्यता दी है वो करीब 200 से ज़्यादा देश जो यूएनओ की लिस्टेड सूची में, उनमें भारत है। और भारत में सबसे प्यारा, सबसे अच्छा आपनो राजस्थान, इसलिए कहते हैं कि पधारो हमारे देश। एक चीज और वेलकम इन राजस्थान। यहाँ राजस्थानी भी है तो यहाँ हरियाणवी भी है, यहाँ पे सभी भाषाओं का मेल भी है, और इसलिए कहते हैं कि पधारो हमारे देश। बिल्कुल है, पधारो हमारे जोरदार देश। तालियां हो जाए। लेकिन सर, आपने आरटीडीसी कर्मचारियों का जिक्र किया, तो वेतन न मिलने की वजह से उनको जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो आपकी सरकार ने दिया है, और अब वो खुश दिखाई देते हैं, तो इसको लेकर मैं जब आरटीडीसी के चेयरमैन के पद पे मेरी नियुक्ति हुई तो पहला चैलेंज मेरे लिए था कि आरटीडीसी को 2 काम बड़े थे कि कर्मचारी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे और पैलेस ऑन व्हील खड़ी थी। मेरा सपना था कि मैं पैलेस ऑन व्हील को, आरटीडीसी को वापस पुराना वैभव था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इत्तेफाक भी है, संजोग भी है, आरटीडीसी की पहली चेयरमैन राजमाता जयपुर महारानी गायत्री देवी रही है। आरटीडीसी के दूसरे चेयरमैन महाराजा अगस्त सिंह जोधपुर रहे हैं, और आरटीडीसी के तीसरे चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी रहे हैं। क्या बात है, जोरदार। और आरटीडीसी के चौथे चेयरमैन रणदीप धनखड़ रहे हैं, और 5वां चेयरमैन आपके सामने बैठा हूं। तो आरटीडीसी का जो वो था, वह पुराना वैभव, एक जमाने में जबरदस्त आरटीडीसी का नाम होता था, वापस आरटीडीसी को खड़ा करें। इसलिए मैंने ये प्रण लिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसी दिन कि मैं आरटीडीसी को वापस पुराने वैभव को लौटाऊंगा, लेकिन ये लौट तभी पाएगा अकेला धर्मेंद्र राठौड़ से नहीं, जब तक आरटीडीसी का कर्मचारी और अधिकारी इनका मनोबल अप नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने फैसला किया कि 1 तारीख से सरकारी कर्मचारी जो आरटीडीसी कर्मचारी है उसको हम सैलरी दें। और वो सैलरी देने की जब मैंने बात कही तो हमारे अधिकारियों ने कहा, साहब की सैलरी कैसे देंगे, हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था, और न केवल 1 तारीख को मैंने तनख्वाहें दी, आरटीडीसी के तमाम कर्मचारियों को पदोन्नति कर दी, उनको ओपीएस लागू कर दी, और उन्हीं की बदौलत है कि आज आरटीडीसी अपने पुराने यौवन पे और पुरानी पटरी पे लौट गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राजीव जी, आपसे एक सवाल है कि उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो उस पर सर आप क्या चुनौतियां महसूस करते हैं, कुछ चैलेंजेस आप महसूस करते हैं, और कैसे उन चैलेंजेस को पार करेंगे सर? जब तक चैलेंज नहीं होते तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। तो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाई है अशोक गहलोत जी ने। आज से 20-22 साल पहले, सन 2000 में जब मैं चेयरमैन आरटीडीसी था, तब पहला इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव राजस्थान के अंदर हुआ था, और वो इतना सक्सेसफुल रहा था। उसमें राहुल बजाज, बिरला फैमिली के लोग और पूरे दुनिया से रहने वाले प्रवासी राजस्थानी यहाँ पे आए थे। मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था कि आप लोगों की मातृभूमि राजस्थान है, इसके संग सामाजिक सरोकार जोड़ो। तब स्थिति ये थी कि हम ये भी नहीं कह सकते थे उनसे कि आप, दुनिया में मारवाड़ियों का नाम है, राजस्थानियों का नाम है उद्योग के क्षेत्र में, आप यहाँ पे आओ, उद्योग लगाओ। उद्योगपति उद्योग वहाँ लगाता है जहाँ पे कमाई होती है। इन 22 वर्षों के अंदर राजस्थान पलट गया। रिन्यूएबल एनर्जी में देश ही नहीं दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम है। सौर ऊर्जा हो, विंड पावर से एनर्जी जनरेट करने का काम हो,
उसका सबसे ज़्यादा ऐसा हो गया है कि आने वाले समय में राजस्थान एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सरप्लस होएगा। हम लोगों को एनर्जी बेचेंगे। तो ये जो ताकत बनी है उसकी वजह से राजस्थान का पूरा कायापलट हो गया है। राजस्थान में 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग लगता है, उसका भी स्वागत है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार अपने हिसाब से कोशिश करती है, लोगों को नौकरी देती है, लेकिन ज़्यादा जो रोजगार हैं 64-65% रोजगार पूरे देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, और बहुत सारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। तो हम 2000 करोड़ के एक उद्योग की जगह 2 करोड़ के 1000 उद्योग लगाएं, 1 करोड़ के 2000 उद्योग लगाएं, तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक छोटी सी फैक्ट्री लगती है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, वो 50 कारीगरों को बैठा के कपड़े सिलते हैं, तो लोगों को रोजगार मिलता है। एक लकड़ी पे कार्विंग करने वाला व्यक्ति है, उस वाले लोगों को रोजगार देता है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, रोजगार मिलता है। जयपुर में अभी मेरे प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने जेम बोर्ड की घोषणा करी। आपको मालूम है 60,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। 60,000। जयपुर जो है वो पूरे दुनिया के अंदर पहला रंगीन रत्नों का जेम बोर्ड बनेगा, उसकी ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। मेरे चेयरमैन बनने के बाद में आरईपीसी ने जोधपुर के अंदर पहला इंटरनेशनल एक्सपो करा, और जिस प्रांगण के अंदर हमने एक्सपो करा था, मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि हमने जयपुर के अंदर, मैं फोरे का चेयरमैन था, आपने मेरी बात को मानना था। एक इतना बड़ा जेईसीसी के अंदर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बन गया था, जोधपुर में भी हम ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं। उन्होंने वो ज़मीन बोले जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन आरईपीसी को देते हैं, राजस्थान एक्सपो प्रमोशन काउंसिल को, और वो नया एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जोधपुर के अंदर बनाएंगे। तो जयपुर के बाद दूसरा विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में बनेगा, जो कि फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट की नगरी है। क्राफ्ट सिटी के नाम तो दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पहली बार हस्तशिल्प नीति निकली, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी निकली, जिसमें अब कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। यहाँ पे यूनिटी मॉल बन रही है, जिसके अंदर राजस्थान का हर जिले का हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे रखा जाएगा। 1 नहीं 2 बन रहे हैं आने वाले समय के अंदर। तो राजस्थान का जो हस्तशिल्प है उसका अंतर्राष्ट्रीय मौका मिले। जैसे अभी धर्मेंद्र राठौड़ बता रहे थे, मैं भी एक केन्या नैरोबी के अंदर ईस्ट अफ्रीका का जो मार्केट है उसको कवर करने के लिए, उसके 7 देश हैं, एक यहाँ से एक डेलीगेशन लेके गया था। 175 एक्सपोर्टर्स मेरे साथ गए थे। मोस्ट सक्सेसफुल वो हमारा एक्सपो रहा। और एक नया मार्केट, क्योंकि यूरोप के अंदर आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, तो हमको लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों को देखना पड़ेगा जिसके अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। तो आने वाले समय के अंदर न केवल राजस्थान से एक्सपोर्ट होगा, उद्योग यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेंगे। इतने सारे यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, 95 यूनिवर्सिटी से जो मैन पावर निकल रही है, उसकी वजह से आईटी क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ने वाला है। अभी नारायण मूर्ति जी जयपुर आए थे, और सीपी गुंडानी एमडी जो हैं टेक महिंद्रा के, वो मुख्यमंत्री से मिलके गए। ब्लॉकचेन और फिनटेक में राजस्थान नंबर 1 बनेगा। उन दोनों ने कहा है कि हम मैंकरिंग करेंगे। तो जो विजन है अशोक गहलोत जी का, वो देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में है, और चाहते हैं कि 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विकसित राजस्थान बने। ये बहुत अच्छी बात है, और हम भी उम्मीद और हम भी कामना भी यही करते हैं। अब इस सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। आखिरी कमेंट्स है सर आप दोनों के। धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, ऐसे में जनता ये सोचती है कि देखिए वादे बहुत हो गए, उन वादों का इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक तरीके से हो तो बेहतर हो जाता है, लेकिन वो सीएम अशोक गहलोत की वजह से और आप लोगों की वजह से वो पॉसिबल भी हो पाया है। जिस तरीके से जो वादे किए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब आगे आप क्या करना चाहेंगे, किन किन प्रोजेक्ट्स के तहत आगे अब इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहेंगे? आपका जो विजन है उसको मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे यहाँ पे ले रही हूँ। सर बताइए। अभी आपने सुना डायरेक्टर प्लानिंग का लेक्चर, उन्होंने कहा कि जो बजट अनाउंसमेंट थे वो 90% बजट अनाउंसमेंट, 80-90% बजट अनाउंसमेंट इम्प्लीमेंट हो गए हैं। वो कह रहे थे 3,500 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। तो इससे बड़ी बात कभी नहीं, ये राजस्थान में पहली बार हुआ है इतना बड़ा, जब बजट अनाउंस, और एक से बढ़कर एक बजट था। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट, जो पहला बजट, जब सीएम बनने का पहला बजट, लोग दांतों तले उंगली दबा गए। फिर कहते दूसरा बजट उससे अच्छा, तीसरा बजट उससे भी अच्छा, चौथा बजट उससे अच्छा, और 5वां तो कहते हैं कि सुपर 6, जिसको कहते हैं ना ग्रांड 6 जो है वो हुआ।
तो विपक्ष के पास कहने को कोई शब्द नहीं है। और उन बजट की जब इम्प्लीमेंटेशन जब हो गया है तो आप सोच सकते हैं कि 2030 आते आते 7 साल, अभी 2023 में हम हैं, 2030 ये जो हमारे बजट की क्रियान्विति हो गई, और लगता है कि इस बार राजस्थान की जो जनता है वो हमारी सरकार के फैसलों से बहुत खुश है। राजस्थान की जनता के लिए जो फैसले हुए हैं, महंगाई का राहत के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, राजस्थान पहला राज्य है जहां यह फैसला हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है जो यहां पे हुआ है। 25 लाख का बीमा, मैंने जैसा कहा आपको कि मैं जब स्पेन की राजधानी मैड्रिड गया और मुझे लगता था कि यूरोप में तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी स्कीम होंगी। मैं स्पेन के बाद में फ्रांस भी गया, उसके बाद में स्विट्जरलैंड भी गया। मेरी जिज्ञासा रहती थी कि क्या बीमा 25 लाख का यूरोपियन कंट्री में किसी में है क्या। मैंने पूछा कि आपको बताते हुए मुझे ताज्जुब है कि मुझे कोई आदमी ये कहता हुआ नहीं मिला कि 25 लाख का बीमा जिसका प्रीमियम सरकार भरे, ऐसा देश में कहीं भी, मुझे विदेश में भी कहीं नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमारी सरकार के जो फैसले हैं खास तौर पे गरीब के कल्याण के लिए। मैं आपको एक बड़ी बात और बता दूं कि पुष्कर एकमात्र ऐसा शहर है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरी दुनिया में है, वो पुष्कर में ही है। उसका जीर्णोद्धार का काम बरसों से पेंडिंग चल रहा था, बरसों से। ये बातें करते हैं मंदिर की, लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि उसका जीर्णोद्धार भी हमारी सरकार ने और हमने ही ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। तो मैं अभी गोविंद देव जी का मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए, आपको पता है, खाटू श्याम जी मंदिर के लिए हमने, यानी जितने भी मंदिर हैं राजस्थान में उनका जीर्णोद्धार भी अशोक गहलोत जी की सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है। दूसरा, गाय के लिए, गौशालाओं के लिए जो अनुदान है, 9 महीने का अनुदान अगर कहीं देश में मिलता है, वो राजस्थान पहला राज्य है जहां गौशाला को अनुदान 9 महीने का और नंदीशाला को 12 महीने का। तो मंदिर के लिए हम करें, गाय के लिए हम करें और गरीब के लिए हम करें, जब तीनों के लिए हम करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा और इस बार अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में सरकार बनेगी और 2030 में राजस्थान को पूरे देश में नंबर 1 राज्य बना के बताएंगे आपको। और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रगति पथ पर है राजस्थान। जिस तरीके से संभावनाएं चाहूंगी सर, आप बताइए कि किस तरीके से योजनाएं और उपलब्धियों को अब तक आप देख रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन आखिर आप किस तरीके से होगा सर? इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। गरीब को गणेश मान के अशोक गहलोत जी ने सेवा करी है। क्राफ्ट का जो सेक्टर है उसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का जो वर्कर है वो 3 लाख रुपए तक का अगर ऋण लेता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं है। अगर कोई छोटा कारीगर 5,000 रुपये के औजार खरीदता है अपना क्राफ्ट का काम करने के लिए, वो मुफ्त है। अगर आप लोक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, वाद्य यंत्र खरीदते हैं 5,000 रुपये के, वो भी मुफ्त है। और मैंने अभी राजसिको के माध्यम से यहाँ 22 गोदाम सुदर्शनपुरा या बराबर में ये मेरे विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में आता है, वहाँ पे हमारी एक ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री से अनुरोध करा, उन्होंने परमिशन दे दी। वहाँ पे राजस्थान का पहला MSME टावर, विश्वकर्मा MSME टावर वहाँ पे बन रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ जी, विश्वकर्मा MSME टावर बन रहा है। उसमें प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा। आप अपना उद्योग लगाना चाहें, बनी बनाई आपको जगह मिलेगी, आप वहाँ पे जाओ, किराए पे लो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पसंद आए 10 साल तक रखो, वहाँ जाके खाली अपनी इंडस्ट्री का एक प्लग में लगाओ और काम शुरू कर दो। इस तरीके की सोच वाला ना मुख्यमंत्री बना, न ऐसी सरकार कभी बनी थी। मैं इस बात को मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि इस देश की, प्रदेश की जनता है, माता बहनें हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का जोश मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर चाहे उद्योगपति हो यहाँ के, वो भी कह रहे हैं कि पैसा तो हमने जब कांग्रेस सरकार आती तभी कमाया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी रहती है तो इंडस्ट्री अच्छी चलती है। तो समाज का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ है, इस सरकार को आशीर्वाद दे रहा है। आने वाले समय के अंदर हमको पूरी उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो जो हमारी स्कीम्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारी देखें यही शुभकामनाएं हैं। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कार्यक्रम को देखने के लिए जो जनता का आशीर्वाद आखिर किससे मिलता है, लेकिन आपका विजन बिल्कुल क्लियर है और बहुत पावरफुल है, मैं कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सोनिका।
सोनिका, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा के लिए। लेकिन मैं अपने दोनों अतिथियों से निवेदन करूंगी आप दोनों मंच पर ही मौजूद रहे और मैं यहां से निवेदन करूंगी इंडिया डे लाइफ के नेशनल सेल्स हेड रोमेन गुप्ता जी से आप मंच पर आइए और हमारे अतिथियों को सम्मानित करके इस मंच का मान बढ़ाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत ही शुक्रिया सर। मैं अपने दोनों अतिथियों से ये निवेदन करूंगी कि आप दोनों इस वक्त मंच पर ही मौजूद रहें क्योंकि आज यहाँ पर एक नई शुरुआत भी होने जा रही है और आज यहाँ पर एक बेहद ही शुभ शुरुआत होगी।